15 लाख घर, 94 कॉलोनियां और लाखों परिवारों की रातों की नींद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपका वो घर जिसमें आपने अपने बच्चों का भविष्य देखा था, वो अचानक एक सरकारी कागज के टुकड़े की वजह से अवैध घोषित हो जाए, तो क्या होगा? आज दिल्ली का जोन ओ विवाद केवल दिल्ली का मामला नहीं रह गया है। यह उन हजारों उत्तराखंडी परिवारों के लिए एक बड़ा खतरा है जो दिल्ली में बसे हैं, और उससे भी बड़ी चेतावनी है हमारे अपने उत्तराखंड के लिए। आज हम इसी सच की गहराई में जाएंगे वरिष्ठ विश्लेषक श्री कुंवर सिंह रावत जी के साथ, जो कि इस समय अपने गांव उत्तराखंड में ग्राम नौला से हैं, नौला में बैठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। यहाँ हम केवल खबरें नहीं दिखाते, बल्कि उन खबरों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा उसे भी खंगालते हैं। रावत जी, उत्तराखंड संवाद 1966 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद जी। रावत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। आप इस समय कहाँ पर है? जी नमस्कार, उत्तराखंड संवाद 1966 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ दिनों के बाद जो बेहद ऐसी चर्चाएं करते हैं जो अलग टाइप की होती हैं, तो उसमें, और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर बैठे हैं, तो मैं हूँ इस समय नौला ग्राम पंचायत भिकियासैंण तहसील से 6 किलोमीटर की दूरी पे रामनगर बद्रीनाथ जो रूट है, इस पर यहाँ पर अपने घर में बैठा हूँ। और इस समय यहाँ जो टेम्परेचर है 20-21 डिग्री के रात का टेम्परेचर 9:30 का टाइम हो रहा है, और दिन का टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री था, और मिनिमम टेम्परेचर करीब रहेगा 18 डिग्री के आसपास। तो बहुत बढ़िया है, और बाहर एसी चल रहा है। ये बात बता दें, उत्तराखंड में आप आइए, उत्तराखंड में पहाड़ों में एसी चल रहा है इस समय बाहर, और यहाँ कोई एसी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पंखा ही एसी है। तो मैं अपने यहाँ बैठा हूँ, और मैं जो जल शक्ति मंत्रालय से पिछले 6 साल वहां मैंने लास्ट में 6 साल रिटायरमेंट से पूर्व वहां पे रिटायर्ड ऑफिसर के ऑफिस एज ए ऑफिसर रिटायर हुआ वहां से। और उससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री DPIIT, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री है, उसमें काम किया, उसमें काफी लंबा टाइम। तो ये मेरा परिचय है, और अभी 2024 में मैं रिटायर हुआ था, और तब से अभी कभी गांव में रहते हैं, अभी 1.5 महीना करीब हो गया है लगातार गांव में रहते हुए जी। रावत जी, बहुत से लोग डरे हुए हैं। सरल भाषा में समझाएं कि ये जोन ओ क्या बला है, और अचानक 15 लाख घरों पर खतरा कैसे मंडराने लगा? आपने ओजोन के बारे में पूछा है, जो ओजोन क्या है करके। मैं इसके जरा बैकग्राउंड में चले जाऊं, आपको जरा डिटेल बता दूं। वैसे तो हमारी काफी वीडियो बनी है, तो ठीक है, जो नए श्रोता होते हैं वो जुड़ते हैं, उनको इसी में इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले कि DDA कब बना था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 में ये एक्ट पास हो गया था। और जो पहली जो पार्लियामेंट बैठी थी, जिसके प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और गृह मंत्री सरदार पटेल थे, तो उस समय के बाद 1900 करीब 52 से लेके ये 56 तक, 51 से लेके 56 तक 5 साल का जो पीरियड था उसमें। और ये 57 में 56 में शायद ये पास हो गया था, और 57 में ये एक्ट लागू हो गया था। 1957 की बात है। तो DDA 1957 में बना। उससे पहले एक चीज और बता दी जाए कि 1950 51 में नहीं 52, करेक्ट कर लूं, 1952 से लेके 1956 तक दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री रहे थे। एक तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, जो कि 55 तक रहे, और 56 में एक साल में एक गुरमुख सिंह कुछ निहाल ऐसा नाम था उनका, तो ये दूसरे थे। तो ये 1 साल करीब रहे। दोनों ही उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। जब 1957 में जब DDA का एक्ट पास हो गया,
तो उन्होंने कहा कि इस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री की पोस्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया गया, सस्पेंशन मोड में विधानसभा को डाल दिया गया। और तब ये 1 दिसंबर 1993 से जो उस समय मदन लाल खुराना जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था बीजेपी के टाइम में, तब ये इसको सस्पेंशन को खत्म किया गया और मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया, विधानसभा को जीवित कर दिया गया। तो तब से ये बातें चल रही है। 1960 में 57 में जब जो पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ डीडीए का, तो 1960 में पहली दफे मास्टर प्लान बनाने की बात हुई। तो जो ये जोन बांटने की बात हो रही है, जो 2021 का मास्टर प्लान चल रहा है, मतलब चलना था, वो भी पार्लियामेंट से जो पास हुआ था, लेकिन उसको भी आगे डिले करते गए, ये 26 तक ले आए, 26 तक। तो इस पीरियड में क्या हुआ है कि इससे पहले की जो 15 जोन में डीडीए ने उसको बांट दिया, 15 जोन। तो 15 जोन, इसमें जो क्या हो रहा है कि एक ओ जोन के बारे में बात करेंगे। यदि 15 जोन में बात करेंगे तो इसमें तो पूरी वीडियो 15 जोन की, मतलब इसी जोन के बारे में हो जाएगी। हम विशेषकर कहते हैं कि जोन ओ जोन क्या है? ओ जोन वो है जो कि जहां से यमुना निकल रही है, यमुना का जो एरिया कहाँ एंटर होती है, आपने हरियाणा का जो वजीराबाद का जो एरिया है ना, वहां से आगे एक कुछ डैम बना हुआ है, तो वहां से वो पानी छोड़ते हैं यमुना का, और उसमें वजीराबाद तक पानी साफ आता है जी। तो उसके दोनों साइड किनारे में 3-3 किलोमीटर का, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में जो भी प्रॉपर्टीज बनी है, उन प्रॉपर्टीज को ये पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज से इनको खतरा, यमुना को कितना खतरा है, क्या है, वो कुछ एक मापदंड बना रखे हैं। तो उसको डेमोलिश करने की बात हो रही है। सबसे पहले बिना वजह उनको, मतलब बिना वजह नहीं, मतलब जिन जैसी भी कॉलोनियां बनी है, जो भी स्टेट, उनको सिर्फ जान माल, यानी जान की सुरक्षा देनी है। माल को भी ये बोला गया आप उस वहां से सामान को हटा लीजिए, और नहीं तो हम जो है इसको तोड़ देंगे। यानी तो ऐसा ये बहुत सारी कॉलोनियों में हो रहा है। कॉलोनी के बहुत सारे नाम है, जिसमें मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है कि बुराड़ी भी आ गया है, और सोनिया विहार आ गया है, और इधर जो पुस्ते वाला जो क्षेत्र है, ये जो कुछ उस्मानपुर वगैरह जो क्षेत्र है ये है, कुछ कालिंदी कुंज का क्षेत्र है, और इधर यमुना के जो यमुना घाट का जो एरिया है उसमें सारी कॉलोनियां बसी थी 50 साल 60 साल से, वो भी सारा क्षेत्र आ गया है। और इधर ओखला के क्षेत्र में जितनी कॉलोनियां, जो जामिया नगर वगैरह, ये जो कॉलोनियां हैं, इसके दोनों साइडों में, चाहे वो उधर यूपी वाले वो भी उसको तोड़ रहे हैं, और इधर से ये डीडीए का तो ऑर्डर है ही। तो ये क्लियर बताया गया जो फ्लड क्षेत्र है, यानी कि जो जिसमें यमुना का फैल सकती है। यमुना इधर भी, मतलब वो नदी है, नदी का ऊपर से बाढ़ आई तो कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी। और जनरली आपने देखा होगा कि जब भी बाढ़ आती है, यमुना की जो ब्रिज हैं, जितने ब्रिज बने हैं, उनमें वहां पे उनके रहन सहन के लिए व्यवस्था की जाती है। हर बारी हर साल का ये नजारा है। तो अब वो कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, अब उनके प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो वो जोन में, वो जोन जहां डिमार्क हो गया है, उसमें 94 कॉलोनीज आ गई हैं, 94 कॉलोनी। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ, जैसे 2041 का मास्टर प्लान की भी तैयारी चल रही है अभी उसकी, और ये जो 2021 का जो मास्टर प्लान था, ये एक्चुअली में लागू हुआ ही नहीं। इससे कहते कि लागू हो गया, इसको ये टालते गए। अभी बताया गया है कि यानी 31 दिसंबर 2026 तक इसको अभी बढ़ाया गया है, यानी उसके बाद बहुत सारी और कॉलोनियां भी टूटने की स्थिति में आ सकती हैं। तो उसके बहुत सारे मापदंड बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी जोन में रहे। लेकिन फिलहाल 94 कॉलोनियां जो ओ जोन में डिमार्क कर दी गई है, पहचान कर दी गई है, उनपे सबसे ज्यादा खतरा हुआ है। उसका आप गवर्नमेंट कह रही है वो सरकारी जमीन क्या है, वो है यमुना की जमीन, यमुना का क्षेत्र है, यमुना की मर्जी है, वो दाएं जाए बाएं जाए। तो 3 किलोमीटर तक का एरिया को यदि उसमें क्या होगा कि नहीं तो जान माल की बहुत खतरा पैदा हो जाता है। जब भी यमुना में फ्लड आता है तो उनको बचाव किया जाता है। तो इसके लिए एक जो मास्टर प्लान के अंतर्गत सबसे पहले बोला गया है, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए बोल दिया है। उन्होंने बोला इसकी कोई अपील नहीं होगी, सीधा। तो ओ जोन में आई हुई जितनी भी कॉलोनियां हैं, उनको सबसे पहले एक्शन हो रहा है, और उसके बाद बहुत सारी और भी कॉलोनियों की बाद में चर्चा होगी।
यदि हम इन्हीं के बारे में 15 जोन के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ओ जोन के जो आज का गवर्नमेंट का आज की स्थिति है वो ये है कि 26 यानी दिसंबर 26 तक ओ जोन की सारी कार्रवाई पूरी हो जानी है। ये तो शायद हाईकोर्ट तो इससे पहले करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद 1 जनवरी 2027 से कुछ और चीजें होने वाली है। जिन्होंने मतलब पूरी जिंदगी भर की अब कमाइयां लगा दी हैं, कैसे क्या कर दिया है, कैसे वो ठगे से महसूस हो गए हैं, तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली सीधा ऑर्डर है और डीडीए के उसमें लिखा गया है। डीडीए के उसको पढ़िए जरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें उसको पार्लियामेंट से पास हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानना है, उसको हाई कोर्ट भी मानना है। हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, बोला कि जो हाई कोर्ट कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो यानी ओजोन पे सबसे पहले खतरा पैदा हो गया है उन कॉलोनियों में। जी रावत जी, आपकी बात से एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। अगर जोन ओ कोई नया नियम नहीं है तो फिर आज लाखों लोग डरे हुए क्यों हैं? क्या व्यवस्था तब सो रही थी जब कॉलोनियां बस रही थी? अगर यह इलाका संवेदनशील था तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले? रजिस्ट्रियां कैसे हुई? क्या सारा दोष उस आम आदमी का है जिसने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनाया? देखिए, आपका पॉइंट सही है कि जितनी कमाई थी, एक मकान बनाने में बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। जनरली हम भी जब रिटायर हुए हैं तो हम जब दिल्ली में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के उसके बाद एक होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में कहीं पे भी आपको एक फ्लैट चाहिए या एक रिहायश चाहिए जहां पे भी मिले, तो ये सभी का ही सपना होता है। अब होता क्या है कि डीडीए के एक्ट को पढ़िए, उसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं है और डीडीए वाले भी बताते नहीं है, कभी भी नहीं है। ऐसे करके क्या हुआ है कि मैंने एक बार पहले वाले वीडियो में भी क्लेरिफाई किया था, जब डीडीए के एक्ट में साफ लिखा है इसके 2 ओनर हैं। सबसे पहले जो भूस्वामी है, यानी जिसके लैंड ओनर है, जो यानी भू के स्वामी कौन है, यहाँ के जो पहले के लोग जाट गुजर लोग हैं जिनकी भूमि पे ये सारी कॉलोनियां बसी हैं, तो वो लोग हैं फर्स्ट। और दूसरे जो है डीडीए जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो उस एक्ट में साफ लिखा गया है जो भी ये भूस्वामी है, जाट गुजर लोग जिनकी ओरिजिनल भूमि है, वो सिर्फ किसी को नहीं बेच सकते, वो सिर्फ बेचेंगे तो डीडीए को बेचेंगे। यदि उनको किसी को बेचना है तो डीडीए की परमिशन लेनी होगी, डीडीए शायद उसको परमिशन कभी नहीं देगा। और मान लीजिए किसी का भी है, एमसीडी है या कोई भी जो भी एरिया उसमें आता है, वो कहते हैं कि इससे नक्शा पास करवाना चाहिए, उसका एनओसी लेना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई नहीं लिया होता है। अब ये इन्होंने क्या किया कि जो मेन भूस्वामी थे जाट गुजर लोग, उन्होंने ये बिल्डरों को दे दिया कि भाई ये छोटे छोटे प्लॉट काट करके, ओरिजिनल जो स्थिति है, तो वो गलत था। वो गवर्नमेंट ने टाइम रहते हुए एक्शन नहीं लिया। ये बात आप क्लियर करते हैं कि उस समय आप बोलेंगे गवर्नमेंट की मशीनरी सोई हुई थी, गवर्नमेंट या तो इनको सहायता कर रही थी या कोई कोर्ट में गया नहीं है या इस तरह से बहुत सारी चीजें। अब उन्होंने पूरे जो महंगे तौर पे इस समय जो लैंड की कॉस्ट है, मुझे लग रहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्या है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लैंड की कॉस्ट मुंबई के बाद से दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में। और अब तो दिल्ली एनसीआर में भी काफी चल रहा है, ये बात मानने वाली है। तो क्या होता है कि तिनका जोड़ करके लोगों ने अपने जैसे इधर से लोन लिया उधर से लोन लिया, ले करके बनाया, ठीक है जी। अब उसमें क्या हुआ कि रजिस्ट्री भी करवा दी। अब रजिस्ट्री किस टाइप की है, अब मैंने एक बार बुराड़ी वालों की रजिस्ट्री देखी थी, तो वो शायद उसका आंकलन ही पता नहीं कितने का, स्टाम्प पेपर भी कुछ 1000 रुपए का था और टोटल मिला के शायद 1200-1300 रुपए की स्टैंप ड्यूटी वो पे कर रहे थे। अब किस हिसाब से दे रहे थे, तो उन्होंने बोला ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी को मतलब रजिस्टर्ड किया गया। अब वो कहते हैं परमानेंट रजिस्ट्री है। अब लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ये जो डीडी के नाम से है, डीडी आपको कहीं से प्लॉट देता है, फ्लैट देता है या कोई सोसाइटी को देता है, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए। आपने चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, वो सीधा प्लॉट मिल गए, प्लॉट में अपने मकान बना दिए जैसे तैसे। और वहां से दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है यानी बिजली वाले ने बोला भाई इनको तो आप आदमी रह रहा है तो आपको लाइट का कनेक्शन भी देना है, और पानी वालों ने बोला पानी का कनेक्शन भी देना है। तो ये धीरे धीरे कनेक्शन मिलते गए
और भाई फ्री में तो कोई किसी को वो नहीं करेगा कि उन्होंने बोले हमें लाइट का कनेक्शन भी मिल गया, वो भी कनेक्शन। वो तो आप आज कहीं पे भी रहिए, यदि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं और आपको एक छोटा सा कनेक्शन चाहिए, चाहे सोलर का मिल जाता है कहीं से भी, वो आपका एक मौलिक अधिकार है कि आपको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लैंड की जो है, लैंड वहां पे लैंड क्या है कि किसी की भी लैंड नहीं है, वो डीडीए की लैंड है। डीडीए ने आपको अधिकार दिया है कि इतने साल तक आप रहिए करके। तो आप डीडीए ने यही बोला गया, डीडीए से तो आपने परमिशन लिया नहीं। तो वो जितनी भी ये कॉलोनियां इस टाइप से ये चीजें हो रही हैं, ये एक समझ लीजिए कि किस कारण से ये हो रहा है, आपस में इनका नेक्सस था या क्या था, किस तरह से था, या गवर्नमेंट ने इस पे टाइम रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया और क्यों ये ऐसे बन गई है। और जनरली होना भी चाहिए, जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें एक बात होती है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है। मान लीजिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप डीडी के पास चले जाइए, डीडीए कहता है कि ये प्लॉट ठीक नहीं है तो आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, कोई आप मत लीजिए। लेकिन वहां क्या होता है कि डीडीए के पास यदि जाते हैं तो कोई एक्शन होता नहीं था। ये जनरली काफी लोगों ने बोला कि डीडीए में शायद फाइल ही नहीं चल पाती थी या कुछ फाइल दब जाती थी, ये हो जाता था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी डीडीए को बोला था कि आपकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट से एक्ट से पास हुआ है तो इसलिए उसको तो फिर पार्लियामेंट के एक्ट से ही उसको हटाना पड़ेगा। तो वो तो शायद पॉसिबल नहीं है, चाहे डीडीए का नाम बदले चाहे कुछ भी हो इस तरह से करके। तो सवाल यह, डीडीए आज भी कहते हैं कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया। ये बताइए क्या आपको एमसीडी ने परमिशन दिया? एमसीडी वाले कहते हैं हमारे पास तो अधिकार है ही नहीं इस चीज का देने के लिए। तो एमसीडी वाले भी डीडीए से ही जगह मांगते हैं। मान लीजिए एमसीडी ने बोला कि मुझे कोई ऑफिस बनाना है, तो बोला कि डीडीए से आप जगह मांगिए, तो डीडीए उसको लीज पे दे या कैसे भी दे। तो बड़े बड़े जो सेंटर हैं, चाहे प्रगति मैदान का ये अभी भारत मंडपम बना है, ये भी लीज पे मिला है। और बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, चाहे कोई भी भवन है, चाहे वहां पे किसी को भी देना हो, वो आपको डीडीए ही देगा। अब वो जो लैंड ऑनर हैं, जो जाट गुजर लोग, मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम जाट हैं, गुजर हैं, तो वही मेन यहाँ के जो भूस्वामी थे, तो उनसे खरीदने का अधिकार सिर्फ, यानी वो सेल करेंगे या देंगे तो डीडीए को देंगे। आप डीडीए से खरीदेंगे, आप किसी और से नहीं। आपकी जमीन डीडीए की होनी चाहिए, डीडीए तभी उसको एनओसी देगा। अब उन्होंने इतना पैसा लगाया, लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट को कोई किसी को चेक नहीं किया। कभी उन्होंने डीडीए का दरवाजा शायद खटखटाया हो या नहीं खटखटाया, मैं नहीं कह सकता हूं। तो डीडीए की जो डेफिनेशन है उसके बारे में आम आदमी जानता नहीं है। वो मैंने कई को रोका भी है कि आप पहले डीडीए के पास जाइए, डीडीए की साइट में जाइए। अब तो शायद डीडीए की साइट कुछ एक्टिव हो गई है, लेकिन इससे पहले किसी को कुछ पता ही था ही नहीं। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने पहले भी बोला है प्रथम क्वेश्चन में कि 31 दिसंबर 2026 से एक लास्ट डेट है जिसमें कि ओ जोन पे कार्रवाई हो रही है। उसके बाद और भी जोन्स पे कार्रवाई होने की संभावना है, क्योंकि चूंकि मास्टर प्लान 2041 की तैयारी चल रही है। वो इसी साल राष्ट्रपति महोदय के पास सिग्नेचर के लिए जाना था, लेकिन वो फाइल शायद मुझे लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स जो डीडीए को डील करता है उसी के पास अटकी पड़ी है। रावत जी, यही तो सबसे बड़ा विवाद है। जब प्लॉट बिक रहे थे तब सब कुछ सही था, जब टैक्स लिया जा रहा था तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज अचानक वही मकान सवालों के घेरे में है। आखिर जवाबदेही किसके तय होगी? रावत जी, अब सबसे बड़ा सवाल, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में यमुना किनारे घर टूट रहे हैं, तो उत्तराखंड को क्या? लेकिन क्या हमारे पहाड़ और तराई के शहरों में भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो मैंने कॉलोनियों का नाम लिया, मुझे लग रहा है कि शायद दिल्ली में कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां उत्तराखंड के लोग नहीं होंगे। तो इस जगह पे जैसे बुराड़ी का जो क्षेत्र है उससे लगा हुआ है, और उसके बाद ये जो सोनिया बिहार का, इसमें भी काफी लोग हैं। और इधर की साइड में, ओखला साइड में चले जाइए, मदनपुर खादर का एरिया है और कालिंदी कुंज है, और मुझे लग रहा है शायद पता नहीं ये बदरपुर वगैरह या मीठापुर वगैरह, ये जो 3 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं कि नहीं आते हैं। ये सारी जगह, मतलब बहुत सारी जगह हैं जिसमें आप देख लीजिए, उत्तराखंड का आदमी आपको हर कंट्री में मिलता है, तो हर स्टेट में मिलता है, तो दिल्ली में तो हर कॉलोनी में मिलेगा। तो आप, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का आदमी जो अफेक्टेड है,
उसके साथ और भी हैं, चाहे यूपी बिहार के जो भी लोग आए हैं प्रवासी, एनीवे। और जो आप उत्तराखंड के बारे में कह रहे हो कि उत्तराखंड में ऐसे जो कॉलोनियां, ऐसी जो नदी के किनारे कॉलोनियां बस गई हैं, जो ऐसे शहर हैं, चाहे ऋषिकेश है, चाहे देहरादून है, चाहे हरिद्वार है, चाहे कुछ भी है, उसमें जनरली मैंने ये देखा है जैसे हमारा आदमी यहाँ से पलायन करके उन कॉलोनियों में बसा है दिल्ली के, जो कि अब ये ढहाने की स्थिति में है, और वैसे बाहर का आदमी आकर के इन जो एरियाज में, ऋषिकेश है, चाहे हरिद्वार है, चाहे उधम सिंह नगर है, चाहे ये लगा लीजिए आप ये गोला का क्षेत्र भी है, हल्द्वानी वाला क्षेत्र, इसके किनारे किनारे भी बसे। और जो रिस्पना नदी है देहरादून की, उसमें तो बहुत ही ज्यादा पॉइंट रेज हुआ है कि कौन से लोग हैं, कहाँ से लोग हैं, उनको हटाया भी जा रहा है। तो वो लोग सब बाहर के, मतलब मैंने जैसे बताया कि देहरादून में 83% बाहर का आदमी है और ओनली 17% उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र का आदमी है, तो हम उनको जिनको मानते हैं ये। और वैसे ही स्थिति हल्द्वानी की है, वैसी स्थिति और जगह की है जो नदी के किनारे, लेकिन जो यहाँ मूल उत्तराखंड का आदमी है वो शायद इन नदियों के किनारे नहीं बसा हुआ है, वो अपने एक सुरक्षित जगह पे है, लेकिन वहां दिल्ली में वो इन कॉलोनियों में बसा हुआ है। तो वो एक स्थिति एक बड़ी अजीब सी आ रही है पहाड़ के लिए, यानी कि पहाड़ की जो व्यवस्था है चरमरा रही है वो बाहर के आने वालों से हो रही है, और जो दिल्ली में व्यवस्था ऐसी इन कॉलोनियों की वजह से जो गड़बड़ हुई है वो हमारे पहाड़ के लोग, क्योंकि सस्ते के चक्कर में, यानी जो लैंड सस्ती है, मान लीजिए आपने द्वारका जैसे में डीडीए फ्लैट लेते हैं तो वहां बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि डीडीए से अप्रूव्ड है, उनमें आपने कई प्लानिंग है, सीवरेज देना है, सब कुछ देना है, सारी सुविधाएं देनी है। यहाँ पे आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो वो उन कॉलोनी की हालत को आप देख लीजिए कि उसमें कोई ऐसी जगह नहीं, गलियां छोटी, कई कई चीजें, मतलब ऐसा जीवन हो जाता बड़ा अजीब सा। तो उनकी प्लांट सिटी नहीं है। तो दिल्ली को पूरी प्लांट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले ओजोन पे ये जो खतरा पैदा हो गया है, तो ये जो चीजें हो रही है। दोस्तों, आज जो दिल्ली में हो रहा है वो कल देहरादून के रिस्पाना या हल्द्वानी के गोला नदी के किनारे भी हो सकता है। हमने नदियों के रास्तों को रोक दिया है और प्रकृति जब रास्ता मांगती है तो दिल्ली जैसा जोन हो विवाद खड़ा हो जाता है। रावत जी, दिल्ली में बसे उत्तराखंडियों का क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में हमारे उत्तराखंडी समाज के लाखों लोग रहते हैं, बुराड़ी से लेकर लक्ष्मीनगर तक। क्या उनके पसीने की कमाई पर बुलडोजर चल सकता है? ओम प्रकाश जी, आपका जो प्रश्न है बहुत बढ़िया है, पॉइंट है, और इसको शायद हमारे प्रवासी लोग, जो मैं यहाँ पे कहता हूँ NREU, नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी, जो आजकल उत्तराखंड में काफी जगह पे आए हुए हैं, 90% लोग। मैं आज भी एक जगह मसूली यहाँ सामने है, वहां पे सप्ताह हो रही है, तो वो आज समापन हो गया है, तो उसमें देखा था 90% फंडिंग उन्हीं की आती है। तो ठीक है, सभी लोग अपना कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि मैंने बोला कि हर जगह, हर कॉलोनी में हमारे लोग हैं प्रवासी। एक डाटा है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में यानी 46 लाख लोग हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के रहते हैं, 10 डिस्ट्रिक्टों के खास तौर पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ टाइम से एक खबर ये भी आई है कि दिल्ली में अब उत्तराखंड के लोग ऐसी कॉलोनियों में कम हो गए जो कि इस टाइप की डेमोलेशन की उसमें आ रही हैं, जद में आ रही हैं। वो वहां से शिफ्ट होकर के उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब 16 लाख के आसपास दिल्ली एनसीआर में चले गए। तो एनसीआर में जहाँ की वेल डिजाइन, मतलब उनकी रजिस्ट्री भी है और कॉलोनियां भी ठीक है, कुछ अच्छे फ्लैटों में चले गए, कुछ उसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड बदलने से, स्टैंडर्ड बदला कैसे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, जॉब अच्छी मिल गई, तो इस वजह से अब आप कह रहे हैं कि जो लोग वहां रह गए हैं तो वो लोगों पे क्या असर पड़ेगा। तो वो उनका देखिए जो ओ जोन में आ रहे हैं। अब आपने एक लिस्ट में ये नाम भी मैंने आज देख लिया, वो भी कि ये आ रहा है लक्ष्मी नगर का, ये सकरपुर के पास में है, विकास मार्ग पे। तो बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसका यदि नाम आता है तो इसमें भी काफी लोग थे पहले से ही, उनकी प्रॉपर्टियां आज से नहीं है, 60, मतलब ये हो गया, समझ लीजिए कि 60 साल से
अब आजादी को करीब करीब अगले साल हो जाएंगे 80 साल, तो उसके बाद 5 साल और घटा दीजिए 75 साल, कोई 60 साल से है, मान लीजिए 50 साल 60 साल से इतने टाइम से रह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जब से 1993 में विधानसभा बनी है तब से इन्होंने बनाना स्टार्ट किया कि भाई अब दिल्ली में ही सेटलमेंट करना है, तो वो असर तो पड़ेगा। अभी भी टाइम है कि उन कॉलोनी से उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। एनसीआर में अभी काफी जगह, जैसे हमारे फरीदाबाद में भी है, गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद की बहुत सारी कॉलोनी है, वसुंधरा से लेके इंदिरापुरम से लेके आपका प्रताप विहार से लेके और राजनगर एक्सटेंशन से लेके और ये नोएडा है, नोएडा क्षेत्र में, तो ये फरीदाबाद है, गाजियाबाद, ये सारे एरिया मिला के वहां शिफ्ट होने का एक ऑप्शन है। अभी भी आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी जो ओजोन की कॉलोनी है उस पर सबसे पहले डंडा चल रहा है, उसको तो उसमें देखिए कंपनसेशन तो कुछ नहीं मिलेगा, रीसेटलमेंट भी किसी को कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बहुत टाइम दिया था कि भाई आप चले जाइए बाहर। अभी भी गवर्नमेंट जो है ना एक डिमांड कर रही है, जो पास हैं, जो उन्होंने लिस्ट बना रखी है, तो उसमें अभी बहुत सारी कॉलोनियों के लिस्ट में तो नाम है 94 कॉलोनियों के, 94 कॉलोनियों के हैं, उनमें आप देख लीजिए कौन कौन सी कॉलोनी है, उनमें आप इमीडिएटली यानी वहां से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से आप ये कहेंगे कि आपको कुछ पैसा मिलेगा या कुछ वो मिलेगा रिसेटल में, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताया कि मैंने कहा 1 जनवरी 2027 से कुछ और जोन्स पे भी कार्रवाई होने की संभावना है। उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा है, डीडीए के एक्ट गजट नोटिफिकेशन अभी वो निकला है मार्च के, उसके बारे में जरा सा मैं आपको बता देता हूं। उसमें ये लिखा है कि जो लैंड पूलिंग है, आपको पता होगा कि जो 1511 कॉलोनियां हैं, 1700 कुछ कॉलोनियां हैं, उनमें से कुछ कॉलोनियों को इन्होंने बाहर निकाला है, वो कुछ और वजह से, और ये बोला गया कि इन कॉलोनियों में भी मालिकाना हक की बात कुछ नहीं है, अभी नथिंग। उसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक क्लॉज उन्होंने जोड़ दिया, जो मकानों के 30 साल से ऊपर हो गया है, 30 ईयर जो मकानों कंप्लीट कर चुके हैं, वो मकानों का कंस्ट्रक्शन वीक हो गया है, तो इसलिए उसके बाद उसको आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अब उसमें एक क्लॉज इसके साथ डाल दिया कि एक तो देखो 30 साल वाले को आपको नया बनाना है तोड़ करके, और उसमें से यदि 100 गज का आपका प्लॉट है, उसमें आपने मकान बनाया, तो आपको 50% यानी 50 गज आपको सरकार को देना पड़ेगा, और 50 गज में आप बनाएंगे। मान लीजिए आपका 50 गज है तो 25 गज आपको गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट क्या यूज करेगी? गवर्नमेंट कोई अपने पानी रखेगी, उन्होंने वहां पे छोटी छोटी सड़कें बनानी है, वहां पे मदर डेयरी का बूथ बनाएंगे, वहां पर आपको प्ले ग्राउंड देंगे, वहां पे आपको बारात घर देंगे, वहां आपको और भी जो चीजें, पार्किंग का स्पेस देंगे। मेन बात हो रही है कि आजकल गाड़ियां बहुत हो गई हैं, गलियों में आप कहीं भी चले जाइए, वहां गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको याद है जब ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऑर्डर किया गया था कि दिल्ली में खासतौर पे उन्हीं को दीजिए, वही मतलब खरीद सकेंगे जो पहले बताएंगे कि लेटर लाएंगे पार्किंग स्पेस है कि नहीं है उनके पास, तो पार्किंग स्पेस होना चाहिए, तब जाके आपको गाड़ी खरीद पाएंगे दिल्ली में, खासतौर पे ये बताया गया था। तो वो ऑर्डर तो खैर एक साइड कर दिया बाद में। अब ये समस्या आ रही है, अब 25 गज का यदि आपका मकान है, तो अब आप बताइए 12.5 गज में क्या करेंगे? 12.5 गज में आप मकान बनाएंगे, 12.5 गज आपको गवर्नमेंट को दे देंगे, और यदि 50 गज का है तो 25 गज दे देंगे, और 100 गज है तो 50 गज दे देंगे, फिर क्या बनेगा उसमें मकान बताइए? तो वो कह रहे हैं कि 30 साल से ऊपर का जो मकान है उसको आपको यानी डेमोलिश करके नए सिरे से बनाना पड़ेगा। ये कार्रवाई थी लैंड पूलिंग की। लैंड पूलिंग जो अभी पॉलिसी है, जो 2041 का मास्टर प्लान है, वो अभी एक नए रूप में आ रही है अभी ऐसे, क्योंकि आप जो आम आदमी है वो उसमें उसको रिप्लाई कुछ नहीं दे रहा है, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लैंड पूलिंग में। लैंड पूलिंग में भी यही था कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट उसमें टावर खड़े करेंगे, 15-15 टावर के, उसमें एक फ्लैट देंगे आपको, पहले ये बोला गया था। लेकिन वो भी शायद वही है, क्योंकि अभी 2041 का मास्टर प्लान राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा नहीं है,
जिस दिन वो साइन कर देंगे उसमें ये क्लॉज और ये जो गजट नोटिफिकेशन अभी आया है, ये आई थिंक मई का है या मार्च और मई, कुछ ऐसा डेट है, इसी 2026 का है। आप डीडीए के गजट नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, तो उसमें ये साफ लिखा गया है कि पुराने मकानों को तोड़ना पड़ेगा और उसमें से 50% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको डेवलप करने के लिए। है वो लैंड पूलिंग का ही मामला है, लैंड पूलिंग में पूरा तोड़ना था और आपको एक फ्लैट देना था। यहाँ आपको नहीं दे रहे, तो आपकी प्रॉपर्टी आधी दे रहे हैं वो, और आधी में आप क्या बनाएंगे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं। जहाँ 100 गज का फ्लैट है, 100 गज का मकान है, उसमें आप 50 गज हो जाएगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इफेक्ट किसमें पड़ेगा? अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी के रेट भी लगातार डाउन उसमें जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 31 दिसंबर से पहले, या पढ़ लीजिए डीडीए के एक्ट में, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए, किसी से भी, और जो कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो आप जो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट के वकील से पूछिए कि भाई ये यहाँ जो केसेस चले हैं अभी ओजोन के मामले में, ओजोन में तो कुछ नहीं मिलेगा। ओजोन में जिस कॉलोनी की आज नंबर आ गया है, वो 3 नोटिस दे रहे हैं। एक नोटिस में आपको बोल रहे हैं कि हम इतने तारीख को आ रहे हैं, आप तब तक अपना शिफ्टिंग कर लीजिए। दूसरे नोटिस में वो चेक करने आते हैं कि आपने शिफ्ट किया नहीं किया अभी तक, वो कह रहे हैं जी अभी जरा टाइम लग जाएगा। फिर एक आपको 1 हफ्ते का टाइम और दे रहे हो, इस पीरियड में नहीं दिए, नहीं किया तो फाइनल रात को अपना पुलिस लेके आते हैं, पूरा डेमोलिश, यानी आपको उठा करके बाहर कर देंगे, यानी जान की सुरक्षा देंगे, माल की सुरक्षा नहीं देंगे, और प्रॉपर्टी की कोई सुरक्षा नहीं है। तो यानी वो सारे डेमोलिश, बहुत सारी कॉलोनियों में हाहाकार मचा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट उसको मान रहा कि आप सही कर रहे हो करेंगे। जी रावत जी, एक तरफ पर्यावरण है जिसे बचाना जरूरी है, दूसरी तरफ लोगों की छत, बीच का रास्ता क्या है? क्या सरकार को कोई ठोस पुनर्वास नीति नहीं लानी चाहिए? आपने बोला है कि रीसेटलमेंट, देखिए ऐसा होता है जब मास्टर प्लान बनाया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भाई आप देखिए जो 2021 का मास्टर प्लान था वो शायद 10-11 साल 2011 में से पहले फाइनल हो गया था। तो ये इसको हटाते रहे, कभी बीच में लास्ट में कोरोना भी आ गया तो उन्होंने कहा इसको 2022 तक और हटा दीजिए, तो फिर 1-2 साल कभी कुछ आगे बढ़ता जाता है। अब सवाल ये है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या क्या किया जाए। देखो लैंड पूलिंग का मैंने आपको बताया कि वो ऑफर दे रहे हैं आपको, आप अपने एरिया को आप गवर्नमेंट के हवाले कर दीजिए और आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट उसको आपको देगी, 1 यूनिट देगी, यानी आपको जैसे 50 गज का है तो 50 गज के हिसाब से आपका एक वैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई इतने अमाउंट का आपको एक फ्लैट मिल सकता है। तो उसमें उन्होंने एक टावर जैसे सिस्टम में खड़े करने, आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलोनी में टावर बन रहे, ये तो पहले तो कहीं टावर नहीं थे, 4 मंजिल से ऊपर हुआ नहीं करता था। तो आप दूसरी बात है डीडीए का जो विकास मार्ग में है, सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी उन्हीं की होती थी। तो वो उन्होंने एक ने हिंट दे दिया था कि आने वाले टाइम में दिल्ली में ऐसे टावर खड़े किए जाएंगे। तो वो कह रहे कि वो जमीन को कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, मास्टर प्लान का मीनिंग क्या होता है कि आपको सारी सुविधाएं देना। अब आप दूसरी बात मैं बता दूं, ये इसकी जड़ अभी से नहीं है। मैं तो 2014 में, 14 से पहले 2011-12 के आसपास मेरे पास दिल्ली एनसीआर बोर्ड की प्लानिंग की फाइल आई थी, जिसपे कि हमारे सेक्रेटरी साहब जो हमारी मिनिस्ट्री के डीपीआईटी के, उस समय में डीपीआईटी में था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो वो जो है मेंबर होते हैं, ठीक है जी, 14-15 मेंबर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके चेयरमैन होते हैं। तो एक मीटिंग होती थी, तो उस फाइल को मैंने पढ़ा है, उसमें साफ लिखा है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की होगी और यानी 5 करोड़ आबादी एनसीआर में रहेगी। यानी एनसीआर का कॉन्सेप्ट भी ये मास्टर प्लान के थ्रू ही आया है धीरे धीरे, कि उन्होंने कहा जो एनसीआर को हमको डेवलप करना है, दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा की वो नहीं रहेगी। आप कह रहे कि दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं 2.5 करोड़ हो गया, तो 50 लाख आदमी को बाहर भेजना है, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है शायद 3.25 करोड़ हो गया, तो इतना आदमी बाहर जाएगा। अब उसको कैसे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने आपको रिसेटलमेंट करने के लिए ऑफर दिया है, तो आपने लैंड पूलिंग, एक मामला इसी में था, जब लैंड पूलिंग में गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट किसी का नहीं जागा, उन्होंने कहा मेरी तो प्रॉपर्टी, कोई बोलता मेरी 1 करोड़ की होगी, कोई कहता मेरी 2 करोड़ की होगी, नीचे से ऊपर तक बनाने में। अरे भाई कॉलोनी का स्टेटस क्या है?
क्या रेगुलराइज हुई है? 1500 कुछ कॉलोनियां आप कह रहे हो कि रेगुलराइज हुआ है, अभी कोई रेगुलराइज किसी का कुछ नहीं है। कोई एक स्टेटस आपको किसने दिया था? स्टेटस दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था। दिल्ली गवर्नमेंट हो सकता है जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी और निहाल सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो डीडी आने के बाद वो विधानसभा ही खत्म कर दी गई, तो 1993 में ये विधानसभा दोबारा से बनाई गई है। तो ये इनके पास जो विधानसभा है इसके बाद लैंड इशू तो है ही नहीं। लैंड का जो मामला है वो केंद्र सरकार का है। दिल्ली जो है, दिल्ली एनसीआर कैपिटल जो रीजन है, जो दिल्ली एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोला गया है कि दिल्ली देश की राजधानी है, और जो एनसीआर है, एनसीआर इसलिए है कि आप उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा, ये बताया गया। ये तो नहीं है कि डीडीए का आप कोई फ्लैट आपके पास नोएडा में होगा, नोएडा वाला का नोएडा अथॉरिटी का है, गाजियाबाद का गाजियाबाद अथॉरिटी का है, चाहे आप कहीं पे भी ले लीजिए, वहां ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अलग अलग है। दिल्ली का दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली में जितने प्लान किया गया था उसमें वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको ये बाहर करना है। अब वो आदमी जाएगा, अब आप यदि उसको नहीं मानेंगे कि भाई आपको लैंड पूलिंग दिया है, कुछ ऑफर दिए हैं, तो गवर्नमेंट की बात तो गवर्नमेंट अपने तरीके से बनाएगी। गवर्नमेंट ने आज एक अधिकारी खत्म कर दिया, आपने कितना पैसा लगाया, क्या लगाया, ओ वाला जो ओ जोन बताया, ओ जोन में एक पैसा नहीं मिलेगा। अब उन्होंने कोर्ट से परमिशन ले लिया, कोर्ट भी ओके कर रहा है। कल ये 1500 कुछ कॉलोनियों को जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने वो दिया, कल दिल्ली गवर्नमेंट को यदि ये सस्पेंशन मोड में डाल देते हैं तो खत्म हो गया। तो वो कहेंगे केंद्र सरकार ने तो आपको नहीं दिया ना, डीडीए ने तो कोई रेगुलराइज नहीं की, कभी नहीं किया, आज तक भी कोई कॉलोनी रेगुलराइज। वो कहते हैं कि इसको रेगुलराइज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले की कॉलोनी विनोद नगर जो है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में साफ बोला गया था कि आप हमें मदर डेयरी के लिए जगह दो, आप कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह दो। इन्होंने बोला कोई जगह नहीं है, तो वो स्टेटस अभी का वहीं है। अब रजिस्ट्री किस बेस पे हो रही है? रजिस्ट्री नहीं होती है, कन्वेंस डीड होती है। कन्वेंस डीड यदि आप एडवोकेट से पूछेंगे तो ये डिफरेंट हो जाता है। तो समाधान ये है कि देखिए आज यूपी, बिहार या उत्तराखंड में काफी चीजें होने जा रही है, जो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की बहुत चीजें हो रही है, तो वापसी कहीं भी हो सकती है, चाहे आप एनसीआर भी इसीलिए बनाए। तो मेरा इंडिकेशन आप समझ पा रहे होंगे, गवर्नमेंट की रीसेटलमेंट की पॉलिसी है, उसको आप गंभीरता से लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जैसा कह रही है, जो मास्टर प्लानर हैं उन्होंने उसको डिसाइड किया कि लैंड पूलिंग पहले होनी चाहिए, लैंड पूलिंग में नहीं इंटरेस्ट दिखाया तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये या तो आपको एक फ्लैट 1 करोड़ का मिल रहा था, नहीं तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो हमने एक सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है कि अभी भी टाइम है, दिसंबर 2026, उसके बाद यदि राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के ये फाइल साइन हो गया है फिर तो कोई रोक नहीं सकता 2041 का जो मास्टर प्लान की तैयारी जो चल रही है। तो जैसे सरकमस्टांसेस, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं समय के अनुसार, वो कहते हैं कि समय के अनुसार ही आदमी को एक मतलब परिस्थिति से लड़ना आ जाता है, तो वही परिस्थिति है। अब कैसी परिस्थिति हो सकता है? हमारे उत्तराखंड के ऊपर हमारा फोकस रहता है, उत्तराखंड वासियों की बड़ी चिंता रहती है, और ये लोग किस परिस्थिति से लड़ करके जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिल्ली की इन कॉलोनियों में गए थे। तो अब समय आ गया है। वैसे भी ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि दिल्ली किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी है, हुआ है सभी कुछ। तो वो सब लोग जब जरा सा वृत्तांत आ जाता है कि पांडव लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय गए थे, फिर उत्तराखंड ही आता है वापस में तो ये स्थिति है। समय के अनुसार आप समझ जाइए, और हम कोई आपको सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि समय रहते हुए 31 दिसंबर 2026 एक डेट मानी गई है। उससे हो सकता है कि ये इसको आगे भी एक्सटेंड कर दें, लगता नहीं है ये एक्सटेंड होगी करके। तो अभी ओजोन पे कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कुछ टाइम रुक जाए, तो बोलेंगे यार अभी रुक जाओ और ये दिसंबर 31 तक का इनको टाइम दे दीजिए। तो गवर्नमेंट तो आपको इंडिकेट कर रही है, आप जरा डीडी के एक्ट को पढ़ लो, आप हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लीजिए। आज तो सारे लोग मोबाइल में फटाफट हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ जा रहा है। और डीडीए के बारे में, डीडीए का आप कम से कम जो गजट नोटिफिकेशन इसको तो पढ़ लीजिए, जो कह रहे हैं कि आपको 50% प्रॉपर्टी, उन कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वो जोन वाली कॉलोनी की बात नहीं हो रही। ये 1500 और कॉलोनी है
जो कह रहे कि हम तो पूरा मालिकाना हक है, किसी का मालिकाना हक कुछ नहीं है। डीडीए ने आपको कभी मालिकाना हक दिया ही नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट का क्या भरोसा है? अब मान लीजिए आज ही पार्लियामेंट से एक्ट, जब नेहरू जी के टाइम में डीडीए बनाया गया, एक्ट पास हुआ, तो उसी टाइम दिल्ली में विधानसभा खत्म कर दी गई, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के पास जो लैंड इशू है, जमीन का वो मामला है, वो केंद्र सरकार के पास है। ये बात आप समझिए, पहले क्लियर कट है। साथियों, रावत जी की बातों से एक बात साफ है, आज की लापरवाही हमारे बच्चों का कल बर्बाद कर सकती है। चाहे आप दिल्ली में घर ले रहे हो या उत्तराखंड में, जमीन के कागज और नियमों की जांच जरूर करें। अब आपसे एक सवाल, आप क्या सोचते हैं, क्या पर्यावरण बचाने के नाम पर घर तोड़ना सही है, या फिर उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन कॉलोनियों को बसने दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके अपनों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और सटीक विश्लेषण के लिए उत्तराखंड संवाद 1966 को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं ओम प्रकाश, आप देख रहे थे उत्तराखंड संवाद 1966। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।